हेलो, नमस्कार। मैं आप सभी का डीसी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हम यहाँ सब रीजनिंग के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो अभी लास्ट ईयर जीडी के एग्ज़ाम हुए थे, वहाँ से हम शिफ्ट वाइज जो हैं रीजनिंग के सारे पेपर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो अगर अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना बढ़ते हैं, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे नंबर सीरीज़ का दिखाई दे रहा है। तो नंबर सीरीज़ जब भी आपके सामने आती है तो आपका कुछ बेसिक्स लेवल्स होते हैं जहाँ से आपको ये कोशिश करनी चाहिए। अगर नंबर सीरीज़ की फर्स्ट बात की जाए तो आपको सबसे पहले डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं आप। सेकंड, आप देख सकते हैं कि जो नंबर सीरीज़ में नंबर लिखे हुए हैं क्या वो किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब है। थर्ड चीज़ हो सकती है शायद वो प्राइम नंबर लिखे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जो नंबर सीरीज में हमारे पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं। वो हम आने वाले क्वेश्चन जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पे अगर हम फर्स्ट डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो 209 से अगर हम 205 गए तो हमें यहाँ पे डिफरेंस दे रहा है कि यहाँ पे ये -4 होके पहुंचा है। अगर हम नेक्स्ट टाइम देखें यहाँ पे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 15 - 6 हमारा 9 हुआ है माइनस, एंड 196 से 180 हमारा यहाँ पे -16 हो रहा है। तो यहाँ पे हम कितना माइनस करें कि हम नेक्स्ट टर्म पे पहुंच जाए। तो अगर मैं इन डिफरेंस को पैटर्न को देखने की कोशिश करूँ या फॉलो करने की कोशिश करूँ तो आप सबको यहाँ पे नोटिस हो रहा होगा, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट टर्म ऑफकोर्स सी बात हमारी किसका स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो यहाँ -4 -9 -16, तो यहाँ कितना होगा -25। तो 180 -25 आप करते हैं तो आपके पास में कितना आएगा 155। तो हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। हमें यहाँ पे गिवन है किसी कूट भाषा में अप्रैल को इस सिंबल्स के अंदर लिखा जाता है और मार्च को इस सिंबल के अंदर लिखा जाता है। तो आपको उसी कूट भाषा में बताना है कि परम को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको आपको नंबर्स में कन्वर्ट करके दे दे, या अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट में ही चेंज करके दे दे, या अल्फ़ाबेट को आपको सिंबल की फॉर्म में दे दे। तो कुछ भी देखने को मिल सकता है आपको। यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो है वो हमें सिंबल की फॉर्म में चेंज करके दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे भी सेम है। तो हमें यहाँ पे इस परम को चेंज करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नोटिस करते हैं तो आपको सबसे पहले कॉमन चीज़ देखनी है। यहाँ पे हमें यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमें ए दिखाई दे रहा है। हमें दोनों के सिंबल चेक करने। ए यहाँ पे डिवाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे ए जो है यहाँ पे भी डिवाइड को रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ये इन्हीं सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है ए डिविडेशन के लिए है, पी मल्टीप्लिकेशन के लिए, आर बीटा के लिए, आई अल्फा, एंड एल इज फॉर एट द रेट, सेम फॉर दिस। तो हम परम को लिखने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो पी का सिंबल है वो हमारा क्या है, मल्टीप्लाई का। तो पी को पी की जगह मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। अब हम चेक करें तो हमारा किसी भी ऑप्शन में जो है फर्स्ट नंबर पे मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा है, सिर्फ 4 को छोड़ के। तो हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा, 4। कई बच्चे यहाँ पे इसको पूरा सोल्व करने की कोशिश करेंगे, आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके कुछ सेकंड जो है वो यहाँ बच जाएंगे अगर आप पहले ही ऑप्शन को चेक कर लेंगे। तो हमारा इस वाले का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिखाई दे रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह संगत है। जो संगत है यहाँ पे, संगत का मतलब है कि वो एक जैसे हैं आप लोगों के, एंड एक असंगत है। इंग्लिश वाले जो हैं वो इसको देख सकते हैं कि इसका मतलब होता है कि वो ओड हैं। एक इसमें कोई ओड है और 3 जो है वो किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है कि ए से ई जो है आप कितने प्लस करके गए हैं, ई से आई आप कितने प्लस करके गए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ए से ई देखूँ तो हमने यहाँ पे ए से ई जाने के लिए जो है वो +4 किया है, ई से आई जाने के लिए हमने क्या किया है, +4। आई से यू हम गए हैं +6, एंड ओ से यू गए हैं हम +6। जेड से डी हम गए हैं यहाँ पे +4 करके, एंड डी से अगर हम के जाएंगे तो हमें करना पड़ेगा +6। यहाँ हमें पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे +4 यहाँ +6 यहाँ +4 हुआ, यहाँ +6 हुआ। तो ये वाला तो हमारा काम किया नहीं। तो अगर हम सेकंड चीज देखें, जैसे कि फर्स्ट आपने यहाँ पे दिखाया कि वो ए से ई जाने के लिए कितना प्लस हो रहा है या कितना माइनस हो रहा है। यहाँ पे ये अपोजिट भी हो सकते हैं कि ए का अपोजिट, जैसे यहाँ पे जेड लिखा हुआ हो, ए का अपोजिट यहाँ जेड और फिर जेड में यहाँ पे कुछ प्लस करके गया हुआ। या सेकंड आप देख सकते हैं वोवल एंड कॉन्सोनेंट में भी देख सकते हैं, जैसे कि इसमें हमें दिखाई दे रहा है ए ई आई तीनों वोवल हैं, आई ओ यू तीनों वोवल हैं,
ए ई यू तीनों वोवल है, लेकिन इसके अंदर तीनों जो है कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए ये हमारा एक अलग से हुआ, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। तो जो ये क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इससे पहले हम नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन भी सोल्व कर चुके हैं, तो जो नंबर सीरीज है या आपके इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ऊपर एक रिलेशन गिवन होता है, इन तीनों नंबर के बीच में कोई एक रिलेशन होगा, वही आपका इन चारों ऑप्शन में से कोई एक रिलेशन होने वाला है। तो जो नंबर सीरीज में पैटर्न लगता है, जो इन क्वेश्चन में पैटर्न लगता है, वो सब सेम है, इनको अलग अलग टॉपिक करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो नंबर सीरीज में हमारी चीजें लगने वाली है, वही चीज हमारी यहाँ पे लगने वाली है, जैसे कि डिफरेंस हो गया, स्क्वायर एंड क्यूब हो गया, प्राइम नंबर्स हो गए, मल्टीप्लिकेशन हो गई, वो सब भी यहाँ पे लगने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पे नोटिस करती हूँ सबसे पहले, तो 11 4 जा 44 होता है हमारा, कुछ बना नहीं 137 पे, तो और डिफरेंस हमें यहाँ पे कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, काफी लंबा। तो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मेरे को दिख रहा है कि 11 का स्क्वायर 121 इसके मेरे को नजदीक नजर आ रहा है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर एंड क्यूब ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो 11 का स्क्वायर जो होता है वो 121 होता है। अगर मैं 4 का स्क्वायर लेती हूँ विच इज 16, तो वो हमारा यहाँ पे हमें दे रहा है 137। बिल्कुल ये पैटर्न फॉलो कर रहा है हमारा स्क्वायर वाला। तो हम यहाँ लगा के देखते हैं। सबसे फर्स्ट लगाएं, 9 का स्क्वायर विल बी 91, 8 का स्क्वायर विल बी 64, तो ये हमारा आ रहा है 145। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे करेक्ट हो गया। कई बार यहाँ पे क्यूब भी हो सकता है, जरूरी नहीं है यहाँ पे प्लस हुआ हो, कई बार यहाँ माइनस भी हो सकता है। क्यूब में भी सेम चीज है, प्लस या माइनस हो सकता है, या यहाँ पे तीनों के तीनों नंबर जो है वो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं। तो वो आपको प्रैक्टिस करने से आएंगी चीजें, और हम सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखने को मिलेंगी, ऑफकोर्स सी बात है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप लोग देखें, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा क्यूब का। तो क्यूब का क्वेश्चन है, तो क्यूब को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्यूब को फाइंड आउट करते वक्त हमें देखना है कि हमें सबसे पहले किस सिंबल के बारे में बताना है। तो हमें इस सिंबल के बारे में बताना है, हमें इसका अपोजिट ढूंढना है, तो विपरीत ढूंढना है, इसका अपोजिट ढूंढना है हमें। तो सबसे पहले जो हमारा ये सिंबल है, हम देखते हैं हमारा कौन सा क्यूब जो वो इस सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें पता लगा ये वाला क्यूब हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में आपको दूसरी चीज देखनी है कि आपके जो यहाँ पे 3 फेसेस है, उस तीनों फेसेस में से कौन सी चीज जो है वो दूसरे वाले क्यूब में भी हमारी कॉमन है। जैसे कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है। तो अगर मैं इन दोनों क्यूब की बात करूँ, तो जो भी नंबर हमारा कॉमन होता है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, जैसे कि 9 एंड 9। 9 के बाद आपको इस वाले क्यूब के अंदर हमें क्लॉकवाइज चलना है। आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से यहाँ पे सोल्व करके दिखाऊंगी। तो 9 से हम क्लॉकवाइज चले तो हम पहुंच गए यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे। फिर आपको सेम फॉर दिस, आपको 9 आपने लिया, 9 से आप क्लॉकवाइज गए तो आप यहाँ स्टार के सिंबल पे पहुंच गए हैं, एंड देन आपका आ गया परसेंटेज। तो यानी कि ये हमें पता लग गया ये इसके अपोजिट होता है, ये इसके अपोजिट है, एंड 9 के अपोजिट जो भी हमारा सिंबल यहाँ पे बच गया विच इज हैशटैग वो होगा। तो हमारा इसके अपोजिट में जिसका हमें आंसर निकालना था एंड का, उसका हमें क्या अपोजिट मिला है, परसेंटेज। तो हमारा हो गया आंसर नंबर 4। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि हमने यही 2 क्यूब क्यों नहीं लिए, हमें ये क्यों नहीं लिया। तो हम इसको भी लेके कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई, हम इसको लेके करते हैं। हमने अब लिया ये एंड ये, इन दोनों नंबर में आपका जो कॉमन है वो आपका है ये वाला सिंबल विच इज डॉलर। देन हमने इसमें कॉमन लिया, तो जो भी हमारा नंबर कॉमन है पहले वो लिख लेंगे। देन हमने पिछले वाले में क्लॉकवाइज किया था, इस बार एंटी क्लॉकवाइज से कर लेते हैं। हम यहाँ पे गए 9 पे, एंड 9 से हम यहाँ गए हैं एंड वाले सिंबल पे। देन फिर सेम फॉर दिस, हमने कॉमन सिंबल लिखा, उसके बाद में हम एंटी क्लॉकवाइज गए तो हम पहुंच गए हैं हैशटैग पे, एंड देन हम पहुंच गए हैं यहाँ से वापस से परसेंटेज पे। वापस से हमें वही आंसर मिला। अब भी हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर 4। तो आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे आपको 3 क्यूब गिवन है, आप किन्हीं भी 2 से आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें विच इज क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वापस से नंबर सीरीज का आ गया। नंबर सीरीज में हमने पहले भी पढ़ा है कि हम सबसे पहले डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, देन स्क्वायर एंड क्यूब देखते हैं, प्राइम नंबर देखते हैं। कई बार जो है वो मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन दोनों लेके चलता है। तो जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आएंगे हम सीखेंगे कि नंबर सीरीज के डिफरेंट डिफरेंट तरीके क्या होते हैं सोल्व करने के। तो सबसे पहले वही अप्रोच हम लगाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम डिफरेंस लेते हैं। तो 14 से 15 हमारा हो रहा है यहाँ पे +1, 15 से 25, 5 + 4 हमारा यहाँ पे हुआ है 9,
24 से 49 अगर हम जाएँ तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है +25। 49 से 98 जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है +49, आई थिंक सो +49 बिल्कुल सही। 179 से अगर हम 98 जाते तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है +81। फिर से अगर हम इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करें, 1 तो क्यूब भी होता है, स्क्वायर भी होता है, तो हम नेक्स्ट नंबर से देखते हैं। ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है एंड ये 9 का स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स सी बात है ये 1 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे कई बार पैटर्न बन सकता है स्क्वायर एंड क्यूब का भी, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अभी तो हमारा ये स्क्वायर चल रहे हैं, लेकिन स्क्वायर कौन से नंबर के चल रहे हैं? ओड नंबर चल रहे हैं हमारे। तो यहाँ पे 1 3 5 7 9, तो नेक्स्ट ओड नंबर होगा हमारा 11। तो 11 का स्क्वायर विल बी 121। तो 179 प्लस 129 अगर हम करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 300। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 300। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से एक निश्चित कूट भाषा में। अभी हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन पढ़ा था जहाँ पे हमें एक अल्फाबेट्स को जो है वो सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाया था। हमें अल्फाबेट्स को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिया था? वहाँ पे सिंबल की फॉर्म में। यहाँ हमें अल्फाबेट किसकी फॉर्म में दिख रहे हैं? नंबर्स के फॉर्म में। तो जब नंबर्स की फॉर्म में आते हैं आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उनकी अल्फाबेटिकल जो पोजीशन है हमारी इंग्लिश के अंदर वो क्या है। जैसे कि ए जो है हमारा 1 पे आता है, एल जो है हमारा 12, 1, आर विल बी 18, एम विल बी 13, आई विल बी 9, एन विल बी 14 एंड जी विल बी 7। तो जब ऐसे होते हैं अल्फाबेटिकल पोजीशन जो आते हैं, सबसे पहले तो आप उनको सम करने की कोशिश करो। जो भी आपका सम आता है वो मे भी किसी का मल्टीप्लिकेशन, किसी के डिवाइड, किसी में प्लस होके या किसी में माइनस होके जो है वो आपको ये नंबर दे सकता है। ये हमारा एक पहला मेथड हो सकता है। सेकंड मेथड है, जरूरी नहीं है जो आपको ये नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अल्फाबेट्स है तो 8 2 जा 8 3 जा, यहाँ पे ऐसे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। तो वो हम आने वाले जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आएंगे ऑफकोर्स सी बात है हम ये मेथड उतने ज़्यादा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इन सबका सम करती हूँ तो सम करने पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप लोग भी करें सम, मैं भी करती हूँ। सम करने पे मेरे पास में यहाँ पे आ रहा है ये 7 नहीं, आई थिंक सो 5, सॉरी 5 आ रहा है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 7। तो हमारा इन सबका सम कितना आ रहा है? 75। अब 75 से हमें कितने पे जंप करना है? 150। तो 150 पे जंप करना है तो हमें यहाँ पे ऑफकोर्स सी बात है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 75 इंटू 2 विल बी 150। ऐसे ही हम इसका चेक करेंगे। तो सबसे पहले इनके लिख लेते हैं। एफ हमारा जो है वो 6 पे आता है, एल जो है वो 12 पे आता है, ओ जो है 15 पे, ये 1 पे, 25 एंड 18। वापस से इनको प्लस करने की हम कोशिश करते हैं। तो 5 एंड 5 विल बी 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 2 आपका जो होगा 21, 21 प्लस 6 विल बी 27, 7 2 3 4 5 6 7। तो हमारे कितना आ गया इन सबका? 777। अफकोर्स ही बात है यहाँ मल्टीप्लाई 2 हुई तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई 2 करके देखते हैं। तो हमारा मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हम कितने पे पहुंच जाएंगे? 154। हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो हम पहुंच गए, हमारा सही आंसर आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डिवाइड करके भी हम कोई नंबर पे पहुंच सकते हैं, प्लस पे भी हो सकता है, माइनस पे भी हो सकता है। तो वो हम डिफरेंट तरीके जो है वो सीखेंगे जैसे जैसे हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम जाएं तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा है यहाँ पे सभी को। ये क्वेश्चन हमारा डिक्शनरी से बिलोंग करता है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों में उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्द को उसमें मौजूद होते हैं। तो हमें ये लगाने हैं हमें डिक्शनरी के हिसाब से। तो डिक्शनरी में जो भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन के हिसाब से आते हैं, जैसे कि पहले ए वाले आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ऐसे। तो चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें कॉमन जो है फर्स्ट दो अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, पी आई पी आई पी आई पी आई एंड पी आई। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें दिखाई दे रहा है टी वी एक्स। सब में हमें यही ये 3 अल्फ़ाबेट्स रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, टी वी एक्स। तो जो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी, तो हमें पता है कि हमारा जो है टी जो है पहले नंबर पे आता है। हमें यहाँ पे पी आई टी एंड पी आई टी 2 जगह दिखाई दे रहा है, फर्स्ट एंड फिफ्थ पे।
PIT के बाद में हमें यहाँ T दिखाई दे रहा है, यहाँ Y, तो ऑफकोर्स सी बात है Y से पहले T आता है, तो हमारा फर्स्ट एंड फिफ्थ में हमारा हो गया कंक्लूजन दो। तो ये दोनों हट गए हैं। अब हम ऑप्शन देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी हट चुका है एंड फोर्थ ऑप्शन भी हट चुका है। अब हमारे है कंपटीशन इन दो आंसर्स में, तो हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट एंड फिफ्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ। अब लड़ाई है फोर्थ एंड सेकंड में, तो फोर्थ एंड सेकंड को चेक करें, PIVO PIVO T। अगर ये अल्फाबेट्स हमारे खत्म हो गए, इसके आगे कुछ है, तो हम ये आएगा हमारा पहला, तो 5 के बाद आएगा 2 4 एंड देन T। तो हमारा हो गया आंसर नंबर 15243 विच इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये फिर से हमारा एक तरीके की नंबर सीरीज का ही हम पार्ट बोल सकते हैं। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था 3 नंबर के अंदर रिलेशन था, ये हमारा नंबर सीरीज है। तो इसमें भी क्या है, फर्स्ट 2 नंबर के बीच में कोई रिलेशन है, जैसे वही रिलेशन यहाँ फॉलो हो रहा है और वही रिलेशन हमें यहाँ फॉलो कराते हुए आंसर बताना है। तो सबसे पहले देखें 16 से 120 अगर हुआ है, तो ये मे भी यहाँ से स्क्वायर होके जा सकता है, मे भी क्यूब होके जा सकता है, या किसी का मल्टीप्लाई होके जा सकता है, या मल्टीप्लाई विद एडिशन होके जा सकता है, मल्टीप्लाई विद सब्ट्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पहले हम लगा के देखते हैं। जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो आप मल्टीप्लिकेशन पे सबसे पहले जाए कि आप पहले मल्टीप्लाई करके देखें कि ये नंबर किसी का मल्टीप्लिकेशन बन रहा होगा। 16 के टेबल में 120 तो डायरेक्ट आता नहीं है। अब इसके नियर बाई अगर हम ढूंढें तो 16 × 7 अगर मैं करती हूँ, तो 16 × 7 अगर मैं करूँ तो मैं पहुँच गई हूँ 112। अब 112 से 120 जाने के लिए मेरे को इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, +8, तो मैं 120 पहुंच जाऊंगी। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। वही पैटर्न आपका यहाँ पे भी फॉलो करता है, देन आप यहाँ फॉलो कराएंगे। ये नहीं है कि यहाँ फॉलो हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी फॉलो, हमें चेक करना है। अगर 22 × 7 अगर मैं करती हूँ यहाँ पे, तो मैं पहुंच जाऊंगी 154, और 154 से 231 तो मेरे को काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, +8 से तो मेरा आंसर यहाँ पे आने वाला नहीं है। तो ये यहाँ पे फॉलो किया नहीं। लेकिन मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे +8 हुआ है और यहाँ ×7 हुआ है। अगर मैं 16 का हाफ करती हूँ तो मेरे को 8 मिलता है, और 8 से एक कम मेरे को यहाँ पे -7 की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो 22 है, 22 का अगर मैं हाफ करती हूँ विच इज़ 11, एंड 11 से एक नंबर में पीछे जाऊँ तो हमारा हो गया -10। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय यहाँ 10 करती हूँ तो मैं पहुँच जाती हूँ 220, एंड 220 प्लस मैं हाफ करती हूँ यानी कि विच इज़ 11, तो मैं यहाँ पे पहुँच जाती हूँ 231। तो मेरा ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। सेम पैटर्न फॉलो नहीं किया कि मल्टीप्लाई 7 + 8, लेकिन यहाँ से वो मेरे को चीज़ दिखाई दी कि 16 का हाफ, देन उससे एक माइनस से मल्टीप्लाई। ऐसे मैं यहाँ पे करूँ तो 18 का हाफ होगा 9, एंड 9 से पहले आएगा हमारा 8। अगर मैं यहाँ पे इसको 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊंगी 144। तो 144 एंड 144 प्लस मेरे को क्या करना पड़ेगा 9, तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ 153। जिस बच्चे ने ये पैटर्न पढ़ा होगा वो ही यहाँ पे इस चीज़ को लगा सकता है या यहाँ पे सोच सकता है एक बार आने के बाद में कि +8 एंड ×7 जो हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है। जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको प्रैक्टिस करने पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स सी बात है, एग्जाम के अंदर आपको एकदम से ये वाली जो चीज़ है वो क्रैक करे नहीं है पॉसिबल। तो वही चीज़ है, आपके एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। आपको धीरे धीरे जो भी आपको पता है अपने, कि आपको पहले ये लगाना है, मल्टीप्लिकेशन देखने हैं, स्क्वायर एंड क्यूब देख रहे हैं, लग रहे हैं ठीक है, मे भी कोई न्यू पैटर्न हो, जब नहीं है कि आपके पुराने वाले पैटर्न हो, तो आपको चेक करना है। आप इन क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको न्यू चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ब्लड रिलेशन। सीमा ने एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। फोटो में मौजूद व्यक्ति मेरे साथ क्या संबंध है। सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, किससे कहा, मुझसे। तो मैं अपने आप को यहाँ पे सेंटर मान लेती हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, वह तुम्हारे पिता का, यानी कि मेरे पिता, और वो मेरे पिता के क्या है, पुत्र है। कौन है वो पुत्र यहाँ पे, जिसकी तरफ फोटो की ओर इशारा किया, यानी कि ये वाला पर्सन जो है वो फोटो पर्सन है जिसके बारे में सीमा बता रही है। तो फोटो में मौजूद व्यक्ति, जो ये फोटो में मौजूद व्यक्ति है उसका मेरे साथ में क्या संबंध है। पुत्र है, ऑफकोर्स सी बात है, तो लड़का होगा, और यहाँ पे दोनों के पिता एक ही हैं, तो ये दोनों भाई बहन
ब्रदर एंड सिस्टर हुए, पुत्र का रिलेशन पूछा है इस लड़की के साथ में, तो ऑफकोर्स सी बात है ये यहाँ पे इसका क्या हुआ, भाई हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारा सिलोग्स से हमें दिखाई दे रहा है, तो सोल्व करने की कोशिश करेंगे वेन डायग्राम से सिलोग्स को। यहाँ पे आपके कथन यानी कि आपके कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, और यहाँ पे निष्कर्ष यानी कि आपको कुछ कंक्लूजन गिवन है। सबसे पहले तो ये बात होती है कि जो ये स्टेटमेंट होते हैं ये आप 100% इनको ट्रू मान के चलेंगे, यानी कि इनका कोई लॉजिक हो ज़रूरी नहीं है ये, और इन्हीं स्टेटमेंट को आपको ट्रू मानते हुए ये कंक्लूजन जो है वो चेक करने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कि कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, तो कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, तो कोई भी जो बॉय है वो आपका क्या नहीं है, इंजीनियर नहीं है। यानी कि बॉय और इंजीनियर दोनों एक दूसरे से दुश्मनी रखे हुए हैं। कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, कोई भी इंजीनियर जो है वो ड्राइवर कभी दोस्त नहीं हो सकते। यहाँ पे सभी लड़कियां लड़के हैं, जितनी भी गर्ल्स जो हैं वो यहाँ बिलोंग कर रही हैं कि वो सारी बॉयज। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट, जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन थी। अगर हम कंक्लूजन की बात करते तो सबसे पहला अगर हमारा कंक्लूजन है सभी लड़के जो हैं ड्राइवर हैं, सॉरी दोबारा से बनाना पड़ेगा, कोई लड़का जो है वो इंजीनियर नहीं है, कोई भी बॉय जो है वो इंजीनियर नहीं है। यहाँ पे बॉय और इंजीनियर की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, इन दोनों की भी कभी दोस्ती नहीं होगी। सभी लड़कियां लड़के हैं, जितनी भी लड़कियां हैं वो सब बॉयज हैं। तो अब हम स्टेटमेंट मतलब हमारी कंप्लीट हो गई है, हमारा वेन डायग्राम बिल्कुल बन गया। अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कंक्लूजन हमारा पहला है सभी लड़के ड्राइवर हैं। पहली बात तो बॉय और इंजीनियर की कभी कोई दोस्ती नहीं हो सकती, हमें सिर्फ इतना पता है, और हमें पता है इंजीनियर और ड्राइवर के बारे में। हमें नहीं पता बॉयज और ड्राइवर के बीच में, उनके बीच में दोस्ती है या दुश्मनी, हमें कुछ भी नहीं पता। और ऐसी स्टेटमेंट जब होते तो हम उसको कांट से, हमें नहीं पता कि बॉयज एंड ड्राइवर के बीच में क्या रिश्ता है, तो हम उसको कांट से, मैं कांट से के लिए ये सिंबल यूज करती हूँ, आपके अपने सिंबल्स होंगे। तो कांट से की जो स्टेटमेंट होते हैं उसको हम रोंग मान के ही चलते हैं। सिर्फ पॉसिबिलिटी केस में अलग चीजें होती हैं, वो आएंगी तो हम डिफाइन करेंगे जरूर से। अभी तो आपके लिए कांट से का कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल गलत है। सेकंड स्टेटमेंट जो है कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, कोई भी लड़की जो है वो इंजीनियर नहीं है। ऑफकोर्स सी बात है, अगर सारे लड़के जो हैं वो इंजीनियर के साथ कभी दोस्ती कर ही नहीं सकते, और ये ग्रुप यहीं से बिलोंग कर रहा है, तो इनकी दोस्ती भी इनके साथ में नहीं हो सकती। ये एक इनडायरेक्ट रिलेशन का आंसर है हमारा। हमें बॉयज एंड इंजीनियर का रिलेशन पता था, लेकिन गर्ल्स का बॉयज के साथ कुछ रिश्ता हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि सारी लड़कियां जो हैं वो लड़के हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है वो इंजीनियर के साथ में दोस्ती नहीं करेंगे क्योंकि ये इसमें बिलोंग करते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमें पता लगा केवल निष्कर्ष 2 जो है वो हमारा पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आ गए हैं। फिर से हमें ये, हम इस टाइप के क्वेश्चन ऊपर करके आ चुके हैं। देखो हमने सब पहला क्वेश्चन जो किया था वो क्या किया था, अल्फाबेट से हमें सिंबल्स गिवन थे, फिर हमने किया अल्फाबेट से हमारे नंबर गिवन है, और वही चीज आ गई अल्फाबेट से अल्फाबेट जो है वो हमारे अब रिप्रेजेंट हो रहे हैं। यहाँ पे मोरल जो है उसको चेंज करके लिखा हुआ है, तो हमें गेटवे को सेम बताना है कि उसको चेंज करके क्या लिखा हुआ है। यहाँ तो मुझे देखते ही पता लग गया, आप लोगों को भी देखते ही पता लग गया होगा कि ये जो है रिवर्स ऑर्डर फॉलो कर रहा है। रिवर्स ऑर्डर में मेरे को दिख रहा है मोरसल को जो है वो यहाँ पे उल्टा करके लिखा हुआ है, तो गेटवे को भी हम उल्टा करके लिख देंगे YAWETAG। तो ये हमें देखना हमारा कौन सा फॉलो कर रहा है यहाँ पे। तो हमारा ये इसमें और इसमें से देखते हैं क्या फॉलो कर रहे हैं। ऑफकोर्स सी बात है हमारा GAT यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो फॉलो कर रहा है। ये तो बिल्कुल आसान सा था। कई बार क्या होता है यहाँ पे प्लस होके अपोजिट सिंबल्स लेके या कुछ माइनस होके पूछता है, तो वो आएंगे तो क्वेश्चन हम जरूर उनको ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पे सोल्व करने की। तो अगर हम अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो आपको एक ऐसे विकल्प का चयन करना है। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऐसा ऑप्शन उठाना है जो इस वाली आकृति को जो है अपने अंदर निहित करता हो। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड लिखे हुए हैं यानी कि लाइन लिखी हुई है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि आपको ये ऑप्शन एज इट इज लेना है। आप इसको ना तो एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज, ना तो एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज आप इसको घुमाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ इस फिगर में, तो मेरे को यहाँ पे 2 चीजें दिखाई दे रही है, एक तो यहाँ पे एंड एक यहाँ पे। और अगर मैं ऊपर वाले फिगर की बात करूँ तो वो मेरे को यहाँ दिखाई दे नहीं रहा है, मेरे को वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो मेरे को मेरा ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करूँ तो मेरे को ये
जो ये इनकम्प्लीट है इसके बिना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड तो ऐसे भी नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पे बोला गया आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। ये आकृति आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही है एज इट इज, लेकिन ये आकृति आपकी घूम चुकी है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाएं हम, तो यहाँ पे हमें क्रिकेट के बारे में दिया हुआ है कि क्रिकेट का LBW से वही संबंध है जो शतरंज का डैश से संबंध है। तो क्रिकेट में LBW की फुल फॉर्म आप सबको पता है, लेग बिफोर विकेट। तो क्रिकेट में लेग बिफोर विकेट जब आता है तो उससे पर्सन जो है वो आउट हो जाता है। आपको भी पता है कि पर्सन जो है वो आउट हो जाता है यहाँ पे। तो वही संबंध आपका शतरंज का बताना है कि शतरंज से उस चीज का क्या संबंध है। तो शतरंज की बात की जाए तो शतरंज में जब पर्सन आउट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेकमेट। तो ये तो सिंपली है। यहाँ पे आपको कई बार दे देता है, कोई स्टेट है उसकी कैपिटल दे दी, या कोई कंट्री है उसकी कैपिटल पूछ ली, या उसकी करेंसी पूछ ली, या जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं साइंस में जो आप पढ़ते हैं कि आर्द्रता नापने को बैरोमीटर बोलते हैं, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो पूछ लेते हैं आपको। तो ये तो आपके एक तरीके से जीके से संबंध रखते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 वही, यहाँ पे आप लोगों की अल्फाबेट का यहाँ पे जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जैसे कि कोई अल्फाबेट्स यहाँ पे आपको गिवन है, वही अल्फाबेट्स के साथ यहाँ पे कोई रिलेशन होगा। जैसे कि आपने नंबर में पढ़ा था कि आगे जो जो 2 नंबर थे उनका जो संबंध था वही आपको बाकी 2 नंबर के संबंध में बताना था। तो अगर यहाँ हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते तो मैं वही बोलूंगी, अगर आपको अल्फाबेटिकल पोजीशन अगर इन लोगों मतलब सॉरी इनकी पता है तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। जैसे कि मेरे को पता है जो H है वो 8 पे आता है, O जो है वो आप लोगों का 15 आता है, S जो है वो 19 आता है, T 20, F जो है वो मेरा 6 पे आता है, M मेरा 13, Q मेरा 17 एंड R मेरा 18। तो यहाँ पे आपको फटाफट से दिख रहा है कि सारी जगह आपको क्या होते हुए दिखाई दे रहे हैं, -2। जरूरी नहीं है ये -2, यहाँ +2 भी हो सकता था। यहाँ पे आपको अपोजिट पार्ट भी दिख सकते थे। यहाँ पे इस H का संबंध F से है, ऐसा हो सकता था कि H से R भी बन जाए, ऐसे टेढ़े चीजें भी आपकी लोग बन सकती थी। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो वैसे वैसे करेंगे, लेकिन यहाँ हमें यहाँ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये -2 हो रहा है। तो DRON जो आपका है उसको अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूँ तो D से अगर -2 में जाऊं तो मैं B पे पहुंच जाती हूँ, R से अगर मैं -2 जाऊं तो मैं P पे पहुंचूंगी, O से जाएंगे तो M एंड L से जाएंगे तो L। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगर 16 क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं तो 16 क्वेश्चन वापस से हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक पैटर्न का फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी सेम वर्ड आपको लिखा हुआ है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पे जो ये ब्लैंक पिक्चर है इन 4 ऑप्शन में से उसको फिल करते हुए इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो अगर मैं इस पैटर्न को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ तो मेरा ये पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा। तो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, तो यानी कि ये वाला सिंबल ना तो यहाँ आ सकता है, ना यहाँ ना यहाँ, यही होगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट गया एंड ऑप्शन नंबर 3 गया है। सेकंड और फोर्थ में से देखे तो ऑफकोर्स सी बात है हमारा सेकंड, क्योंकि यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो आपकी मिसिंग है और ये वाली लाइन जो है वो एक्स्ट्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ये यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो रिपीटेशन मोड में दिखाई देंगी आपको। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। आपको यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फिल करने की एक पैटर्न फॉलो करते हुए आपका बने। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको काउंट करने की ये पैटर्न कितने, मतलब ये अल्फाबेट्स जो है वो कितने विद स्पेस। तो अगर मैं काउंट करूँ यहाँ पे, तो अगर मैं काउंट करती हूँ यहाँ पे तो मेरे को दिख रहे हैं ये अल्फाबेट्स, आप लोग भी करें तो मेरे को ये अल्फाबेट्स जो है वो 28 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको इनके करने हैं फैक्टर करने पे, यानी कि मेरे को मिल रहा है 7 4 जा 28, ठीक है। यहाँ पे मेरा होता है 14 2 जा 28 हो सकता है। इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन मेरे पास है नहीं, 28 × 1 भी हो सकता है, लेकिन वो तो यहाँ पे सेटिस्फाई होगा नहीं क्योंकि पूरा एक पैटर्न डिवाइडेशन करना है हमें, यहाँ पे एक पूरा पैटर्न फॉलो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर मैं सबसे पहले 7 × 4 14 × 2 भी हो सकता है, लेकिन हम सबसे पहले ऐसे पैटर्न पे जाएंगे जिसमें रेशियो हमें थोड़ा सही दिख रहा हो।
14 इंटू 2 यानी कि 14 अल्फाबेट्स के 2 पेयर बनाना तो पॉसिबल नहीं है, और ना ही 2 अल्फाबेट के 14 पेयर। तो हम इस पे जाएंगे, तो 7 इंटू 4 काउंट करते हैं हम फटाफट से। तो ये हमारा यहाँ पे एक ब्लैंक, मतलब एक अलग से हमने पार्टीशन कर लिया हमारा। फिर यहाँ पे एंड देन यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी। फिर यहाँ पे हमें डी गिवन है। डी के बाद हमें जो है RIS, यानी कि हमें ये यहाँ पे दिख रहा है DRISHT, DRISHT, DRISHT। टी के बाद दोबारा से आई है, तो यहाँ पे भी आई फिल कर लेते हैं, आई। फिर यहाँ पे हमारा वही एस के बाद में हमारा HTI। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा RIIDTISHHT। तो ये हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये आ गया है हमारा पजल, आई थिंक सो, हाँ पजल है हमारी। तो स्टार्ट करते हैं पजल को सोल्व करने के तरीके। 6 लड़कियां जो हैं ABCDE और F, 2 ऊर्ध्वाधर यानी कि आपकी जो है वर्टिकल लाइन के अंदर बैठी है, खड़ी है, सॉरी। सभी लड़कियों का मुख उत्तर यानी कि आपका नॉर्थ साइड में दिखाई है, नॉर्थ दिशा की ओर है। प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां बैठी, ठीक है। तो पहले तो बना लेते हैं अपने वर्टिकल, प्रत्येक उसमें 3 लड़कियां बैठी हैं, बना लेते हैं हम 3 लड़कियां। इनका मुख किस साइड है? नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। फिर पढ़ते हैं हम ED के ठीक पीछे है, हमें नहीं पता कि हमें कहाँ बैठाना है, तो हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। E जो है वो D के ठीक पीछे बैठा है, यानी कि पहले D बैठा है देन हमारा E बैठा है। F A के बाई ओर है, यानी कि जो A है उसके लेफ्ट साइड में आपका कौन बैठा है? F। तो अगर मैं A को यहाँ बैठाऊंगी तो ये राइट साइड हो जाएगा, तो हम A को यहाँ बैठाते हैं तो वो लेफ्ट साइड यहाँ पे बैठ जाएगा F। मैंने अभी इनको पोजीशन नहीं दी है, बस मैंने बताई है कि ये इस लाइन में बिलोंग करते हैं। C B के ठीक आगे है, जो C है वो B के ठीक आगे, यानी कि पहले C बैठा है फिर हमारा B बैठा है। A D के ठीक आगे, जो A है वो D के ठीक आगे, तो ऑफकोर्स सी बात है हमारा क्या पैटर्न फॉलो हुआ? ADE। तो यहाँ मैं बैठाती हूँ ADE। अब A के साथ में F बैठा, तो यहाँ पे बैठेगा F, तो हमारे यहाँ हो गया C एंड B। तो इसने क्वेश्चन पूछा AD के ठीक आगे कौन सी 2 लड़कियां पंक्तियों के अंतिम स्थानों पर खड़ी है? तो लास्ट में हमारा कौन खड़ा है? B एंड E। तो B एंड E, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं, क्या गिवन है? निम्नलिखित आरेख में षटभुज यानी कि पेंटागन इंजीनियर को निरूपित करता है, वृत्त यानी कि सर्कल संगीत प्रेमियों को, और आयत यानी कि रेक्टेंगल मॉर्निंग वॉकर को, और विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कि जो भी आपकी ये फिगर जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज के नंबर आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो कितने मॉर्निंग वॉकर संगीत प्रेमी है लेकिन इंजीनियर नहीं है? तो सबसे पहले तो जो हमारा पेंटागन, षटभुज सॉरी, हेक्सागन जो है हमारा, सबसे पहले हेक्सागन जो है वो इंजीनियर को शो कर रहा है हमारा। संगीत प्रेमियों को सर्कल यानी कि जो हमारा सिंगर लवर है वो सर्कल में शो हो रहे हैं, और आयत यानी कि रेक्टेंगल जो है हमारा मॉर्निंग वॉकर जो पर्सन है उनको शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे मॉर्निंग वॉकर यानी कि आपको रेक्टेंगल वाला पार्ट चाहिएगा, ठीक है, बना लेते हैं। एंड संगीत प्रेमी यानी कि आपको सर्कल वाला पार्ट चाहिएगा, लेकिन इंजीनियर नहीं है तो आपको पेंटागन वाला पार्ट नहीं चाहिएगा, यानी कि आपको ये वाला पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इन दोनों के अंदर जो चीज होगी वो हमारा है कौन सा क्वेश्चन, मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 35। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कैलेंडर का हमारा क्वेश्चन है। 21 मार्च 2007 को हमारा बुधवार है, वेनेसडे है, तो हमें बताना है 25 मई 2015 को क्या होगा। तो कैलेंडर अगर किसी ने पढ़ा है तो हम यहाँ पे ओड डेज फाइंड आउट करते हैं। ओड डेज का मतलब होता है जैसे कि हमारा जो हमारा 1 तारीख को जो भी डे होता है वो हमारे 7 दिन बाद यानी कि 8 तारीख को जो है वो रिपीट करता है। तो ओड डेज का मतलब जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे तो नेक्स्ट डे हमारा वही सेम डे हमें रिपीट करने वाला है। तो अगर मैं नॉर्मल ईयर बात करूं तो हमारे 365 डेज होते हैं, एंड लीप ईयर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे 366 ईयर होते हैं।
सॉरी 366 डेज होते हैं। तो यहाँ हमारा ओड डे जो है 1 होता है और यहाँ हमारा ओड डे जो है वो 2 होता है। अगर किसी को ओड डे निकालने में प्रॉब्लम है तो आप डिवाइडेड बाय 7 कर सकते हैं। इसको जो भी आपका रिमाइंडर होगा वो आपके ओड डेज में जो है वो काउंट होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमें 2007 से 2015 जाना है, तो 2007 जो है वो हमारा नॉर्मल ईयर है, तो वहां पे ओड डे 1 होगा। 2008 में आपका ओड डे जो है वो 2 होगा बिकॉज ऑफ लीप ईयर। 2009 1, 10, 2, 11, 1, 12, 1, 13, सेम फॉर 14 एंड सेम फॉर 15। तो बात करें हम यहाँ पे, अगर हम प्लस करें हमारा यहाँ पे, तो ये जो हमारे 7 हो गए। तो 7 डेज होने के बाद में हमारा वो कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे ओड डेज बनने की बात नहीं है। तो यहाँ काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ से हमारे ओड डेज जो हैं वो 4 बचते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ईयर का हिसाब। अगर हम मंथ का हिसाब करते तो हमें जाना है 21 मार्च से, हम जो है 21 मार्च 2015 पे पहुंच चुके हैं अब इसके बाद में, और हमें जाना है 25 मई 2015 पे। तो अगर मैं 21 मार्च से अगर हम अपना कंप्लीट मार्च करते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं, तो हमारे पास में 10 डेज लेफ्ट हुए हैं। मार्च के बाद हमारा आता है अप्रैल, अप्रैल में हमारे 30 डेज, एंड मई 25 मई को हमें बताना है, तो हमारे लेफ्ट आउट डेज कितने हो गए हैं 24। तो हमारे कितने डेज हुए 64। अगर मैं 64 को 7 से डिवाइड करती हूँ यहाँ पे, तो हमारा ओड डे कितना बनता है 1। तो यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5, तो हमारे टोटल ओड डेज कितने हो गए हैं 5। यानी कि आपको बुधवार के बाद में 5 डेज जो हैं वो काउंट करने। तो वेनेसडे, वेनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे मंडे। तो हमारा हुआ ऑप्शन नंबर 2। तो हम पहुंच गए हैं मंडे पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको फिर से एक अल्फाबेटिकल सीरीज गिवन है, जैसे कि नंबर सीरीज आपको गिवन होती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जाएं अपनी अल्फाबेटिकल सीरीज को सोल्व करने के लिए, 1 मिनट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है DOKENLFMMGLN। जैसे आप नंबर सीरीज पे प्लस प्लस करते हुए जाते हैं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। जैसे कि आप जो है अल्फाबेट डी है आपका फर्स्ट, डी से आप जो है ई पे जाएं, ई से आप एफ पे जाएं, एफ से आप जी पे जाएं। तो यहाँ पे आपका जो है +1 +1 +1 होता हुआ जा रहा है। तो जी से अगर हम जाएंगे आगे, तो जी पे जाने के बाद में हमारे यहाँ पे क्या आएगा एच आएगा नेक्स्ट नंबर। अगर मैं ओ से एन जाती हूँ, ओ से एन जा रही हूँ तो -1, एन से एम जा रही हूँ तो -1, एम से एल जा रही हूँ तो -1, ऐसे ही एल से मैं -1 जाऊंगी तो मेरा क्या आएगा के। तो एच के मेरे को शायद एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो मेरे को आगे तीसरी सीरीज जो है वो यहाँ पे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 मेरे को वापस से एक मैथ्स की तरह क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जो बच्चों वाला होता है, जिसमें हमें एक बोर्ड मास रूल लगाना होता है, जिसमें ए का मतलब हमें यहाँ पे गिवन है, सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 22 जहाँ पे हमें ए का अर्थ जोड़ना है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ घटाना है, डी का अर्थ भाग है। तो आपको यहाँ पे ये सिंबल पुट ऑन करने हैं और आपको अपना बेसिकली मैथ्स लगाना है, यहाँ पे बोर्ड मास रूल अप्लाई करके आपको अपना आंसर निकालना है। तो फटाफट से पुट कर लेते हैं। 60 डी का मतलब जो है वो हमारा भाग है, तो 60 डिवाइडेड बाय 2। ए का मतलब है जोड़ना +3, बी का मतलब गुना मल्टीप्लाई 6, सी का मतलब घटाना है -5, वापस से माइनस, देन ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 3। तो बोर्ड मास रूल जो है आप लोगों का आपको पता है, बी से आपका ब्रैकेट ओपन होता है, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो 60 डिवाइडेड बाय 2 +3 × 6 -5 -4 3 = 12। देन आपको ओ से ऑफ होता है, ऑफ का मतलब भी आपका जहां ऑफ लिखा होता है वहां मल्टीप्लाई होता है। डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो फटाफट से करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 30 + 6 3 = 18 -5 -12। तो ये प्लस होने पे हमारा 48 हो गया है। माइनस 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 प्लस 5 -12 हम प्लस करेंगे तो -17। तो यहाँ हमारा बचता है आपका 31, विच इज ऑप्शन नंबर 3। ये तो आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मिरर इमेज, सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दर्पण को इसकी दाई ओर रखा गया है। दाई ओर रखने का मतलब है हमने इसके राइट साइड में मिरर को जो है यहाँ प्लेस किया है।
तो ये सारे अक्षर यहाँ पे आपके उल्टी इमेज देंगे, यानी कि आपको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे हैं जो दिखाई देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एफ लेना है। तो एफ अगर हम देखें तो यहाँ तो 4 आ गया है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे एफ जो है आपको पलट के, यानी कि आपको ऐसा दिखाई देना चाहिए था, आपका जो एफ है वो आपको ऐसा दिखाई देना चाहिए था, लेकिन आपको जो ऑप्शन नंबर 4 था उसमें एक वोटर इमेज की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा हट गया है। तो एफ हमारा यहाँ पे, एफ हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम ई को चेक करते हैं तो ई वापस से हमें जो है वो ऐसे है, तो हमें जो है ई ऐसे दिखाई देना चाहिए था, ये वापस से हमारी वोटर इमेज को दिखा रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा बचता है, जो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका वापस से पजल दिख रहा है, हमें पजल सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अनुपमा, भवा, चहल, दिलीप, सौरभ, वरुण एंड गोविंद एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे और ताश खेल रहे हैं, यानी कि आपके 7 पर्सन जो हैं वो आपको सिट कराने हैं एक उसके अंदर। 1 मिनट में दोबारा से बना लेती हूँ। यहाँ पे आपको बैठाने और सबका मुंह जो है वो सेंटर की तरफ है, यानी कि केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, सौरभ अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है। जो सौरभ है वो अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है, तो हम सौरभ को बैठा लेते हैं, अनुपमा एंड दिलीप। लेकिन यहाँ एक कंडीशन और बन सकते हैं, मैंने अनुपमा को इधर बैठाया है, मैं इधर भी बैठा सकती थी, तो एक ऑप्शन जो है हम एक्स्ट्रा यहाँ पे लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ दिलीप को बैठा लेती हूँ, यहाँ पे अनुपम। आप पहले ये केस लेके चलें, आप पहले आपने ये बना लिया, फिर आपको आगे जाके पता लग रहा है कि ये तो ऑप्शन गलत हो गया, तो बेटर है आप दोनों चीजों को एक साथ लेके चले। सेकंड अगर हम पढ़ते हैं, सॉरी थर्ड स्टेटमेंट, गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है। तो जो गोविंद है वो वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है। वरुण अनुपमा के दाई और ठीक बगल में बैठा है, तो जहां अनुपमा बैठे उसके दाई और यानी कि राइट साइड बैठा है, तो राइट साइड ऑलरेडी हमारा यहाँ सौरभ बैठा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई हमारी गलत, ये फिगर हो गया गलत। नेक्स्ट पे आते हैं, अनुपमा, अनुपमा के राइट हमें बैठाना है वरुण को, तो वरुण यहाँ पे बैठ गए। अब हमें पता है वरुण और चहल के बीच में एक पर्सन है, लेकिन वो गोविंद नहीं है, तो वरुण और चहल के बीच में एक पर्सन तो हमने बैठा दिया, लेकिन वो गोविंद यहाँ नहीं है, तो गोविंद कहाँ जाएगा, यहाँ पे। और बाकी बचे हुए में से हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी भव्या जो है वो बच गई है, तो हम अपनी भव्या को यहाँ पे बैठा देंगे। तो व्यक्तियों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है? दिलीप एंड सौरभ, दिलीप एंड सौरभ हमारे एक साथ बैठे हुए हैं। भव्या एंड अनुपमा, भव्या एंड अनुपमा नहीं है साथ में, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं, गोविंद एंड दिलीप, गोविंद एंड दिलीप एक साथ बैठे हुए हैं। चहल एंड भाव्या, चहल एंड भाव्या भी एक साथ बैठे हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ठीक है। अगर मैं ये फिगर नहीं बनाती, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ती इसी फिगर में, गलत होता, फिर मैं वापस से ये बनाती, तो बेटर है हम दोनों कंडीशन को जो वो एक साथ लेके चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जो लास्ट आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 25। कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है, खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा? तो सबसे पहले ये जो कागज है ये ऊपर की तरफ खुलेगा, बाद में ये इधर खुलेगा, तो पहले ये ऊपर वाले फिगर यानी कि जो यहाँ पे बना हुआ है वो एज इट इज यहाँ बनेगा, फिर ये वाला फिगर यहाँ बनेगा, एंड देन इसके ऊपर वाला, और यही सारी चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी एज इट इज, जो यहाँ बनी हुई होंगी आप लोगों की। ये आपकी एक तरीके से आप लोगों की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी इस चीज को सोच सकता है। तो आपको ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, मेरे को ऑफकोर्स सी बात है ये दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं। इसको आपने ओपन किया, सॉरी यहाँ पे बनेंगे ये चीजें, तो मुझे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में हमें कोई भी फिगर दिखाई नहीं दे रहा, जो हमें ये चीज एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है, और ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ मामला हो गया, तो ये हट गया। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है हमारा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप सो जल्दी दूसरे क्वेश्चन पेपर को हम लेके दोबारा आएंगे। थैंक यू सो मच।